नमस्ते, मैं आपकी टीचर हूं और मैं आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के बारे में सब कुछ हिंदी में सबसे आसान तरीके से समझाऊंगी, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं। हम एक भी बात नहीं छोड़ेंगे। डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। डीपीएसपी का मतलब है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट IV में दिए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? जब हमारा देश इंडिपेंडेंट आज़ाद हुआ तो हमें दो तरह की आज़ादी चाहिए थी। 1. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र। ये हमें फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार से मिला। इसका मतलब है कि हर बड़े व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। एक आदमी एक वोट, हम चुनाव लड़ सकते हैं और हमें बोलने की आज़ादी है। ये सबको इक्वल, बराबर बनाता है चुनाव के समय। 2. सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ये डीपीएसपी का काम है। सोशल डेमोक्रेसी, इसका मतलब है समाज में फेयरनेस, निष्पक्षता, सबको एक जैसा सम्मान मिले, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इसका मतलब है सबको काम करने का और पैसा कमाने का इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर मिले। देश की सारी दौलत कुछ ही अमीरों के पास जमा न हो जाए। एग्जाम्पल, आर्टिकल 39D कहता है कि आदमी और औरत दोनों को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। यह इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जब सरकार इन प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों पर काम करती है तो हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य बन जाता है। वेलफेयर स्टेट यानी एक ऐसी सरकार जो अपने नागरिकों की भलाई के लिए, उनके सुख सुविधाओं के लिए सक्रिय रूप से काम करती है। डीपीएसपी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें अलग अलग नाम नहीं दिए, लेकिन पढ़ने में आसानी, कन्वीनियंट स्टडी के लिए एक्सपर्ट्स इन्हें 3 बड़े भागों में बांटते हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग विचार शामिल हैं। 1. सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, समाजवादी सिद्धांत। ये प्रिंसिपल चाहते हैं कि देश में अमीरी और गरीबी का अंतर कम हो। गोल, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय लाना। एग्जाम्पल, आर्टिकल 38 सरकार को निर्देश देता है कि वो लोगों की भलाई के लिए एक ऐसा सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था बनाए जहां न्याय हो। 2. गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधीवादी सिद्धांत। ये प्रिंसिपल महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित हैं, जो गांव और कुटीर उद्योगों, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात करते थे। गोल, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, यानी पावर को गांव के लोगों के हाथ में देना। एग्जाम्पल, आर्टिकल 40 कहता है कि सरकार को विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत बनानी चाहिए। इससे गांव के लोग अपने नियम खुद बनाते हैं। ये गांधीयन प्रिंसिपल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसे हमने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट से लागू किया। 3. लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये प्रिंसिपल आधुनिक, मॉडर्न और तार्किक, लॉजिकल विचारों पर आधारित हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को बेहतर बनाने पर जोर देते हैं। गोल, देश में एक समान और तर्कसंगत कानून व्यवस्था बनाना। एग्जाम्पल, आर्टिकल 44 कहता है कि सरकार को पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब है शादी, तलाक और विरासत जैसे मामलों में सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून हो। डीपीएसपी की प्रकृति और उसका महत्व, नेचर एंड इंपॉर्टेंस। डीपीएसपी की 2 सबसे जरूरी बातें। 1. नॉन जस्टिसेबल, न्यायालय द्वारा लागू न किया जा सकने वाला। यह सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। अगर सरकार किसी डीपीएसपी को लागू नहीं करती है, जैसे वो सभी को नौकरी नहीं दे पाती, तो आप सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय नहीं जा सकते और ये नहीं कह सकते कि डीपीएसपी को लागू करो। रीजन, संविधान बनाने वालों को पता था कि भारत के पास तुरंत सभी डीपीएसपी को लागू करने के लिए पैसा, फंड्स और संसाधन, रिसोर्सेज नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने इसे सरकार के लिए केवल मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक जिम्मेदारी बनाया, कानूनी, लीगल नहीं। 2. फंडामेंटल इन गवर्नेंस, शासन में मौलिक। भले ही आप कोर्ट नहीं जा सकते, आर्टिकल 37 साफ कहता है कि इन प्रिंसिपल्स को कानून बनाने में इस्तेमाल करना स्टेट, राज्य सरकार का ड्यूटी, कर्तव्य है। ये प्रिंसिपल्स देश को चलाने के लिए एसेंशियल जरूरी हैं। सरकार को जनता के सामने जवाबदेह, अकाउंटेबल रहना पड़ता है कि उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए क्या किया। फंडामेंटल राइट्स, FRS और डीपीएसपी का संबंध। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहियों की तरह हैं। FRS पार्ट 3, ये व्यक्ति, इंडिविजुअल की रक्षा करते हैं, जैसे आपकी बोलने की आज़ादी। ये नेगेटिव हैं, सरकार को कुछ करने से रोकते हैं। डीपीएसपी पार्ट IV, ये पूरे समाज, कम्युनिटी की भलाई के लिए हैं। ये पॉजिटिव हैं, सरकार को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि इन दोनों के बीच हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, सामंजस्यपूर्ण निर्माण होना चाहिए।
इसका मतलब है कि सरकार जब भी डीपीएसपी को लागू करने के लिए कोई कानून बनाए तो उसे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री पूरक बनकर काम करना चाहिए, तभी सही मायने में जस्टिस न्याय मिलेगा। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। शुरुआत में 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना डीपीएसपी आर्टिकल 45 में था, लेकिन 2002 में सरकार ने 86th अमेंडमेंट एक्ट लाकर इसे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A बना दिया। इससे ये डीपीएसपी अब कानूनी तौर पर लागू होने वाला राइट बन गया। ये दिखाता है कि डीपीएसपी भविष्य में एफआर बन सकते हैं। जरूर, मैं आपकी पूरी व्याख्या को सबसे सरल हिंदी में अनुवाद करता हूं और इसे एक छोटे बच्चे के लिए और भी गहराई से समझाता हूं ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट्स एकदम स्पष्ट हो जाएं। हम केवल टेक्निकल वर्ड्स को ही इंग्लिश में रखेंगे। भारतीय संविधान और कल्याणकारी राज्य, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेलफेयर स्टेट। ये बहुत ही जरूरी सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा हिस्सा वेलफेयर स्टेट के मॉडल को बताता है। इसका सही उत्तर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। 1. कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट क्या है? इसे सबसे सरल तरीके से समझिए। जब देश आजाद हुआ तो हमारे नेताओं ने सोचा कि हमारी सरकार केवल पुलिस की तरह लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाली नहीं होगी। हमारी सरकार एक बड़े भाई या माँ बाप की तरह होगी जो अपने सभी बच्चों, नागरिकों का ध्यान रखेगी, खासकर जो कमजोर हैं या जरूरतमंद हैं। वेलफेयर स्टेट का मतलब है ऐसी सरकार जो लोगों के इकोनॉमिक, आर्थिक और सोशल सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेती है। उदाहरण, सरकार सभी बच्चों के लिए स्कूल बनाती है, बूढ़े लोगों को पेंशन देती है और ये पक्का करती है कि सबको इलाज मिले। ये सब वेलफेयर स्टेट का काम है। 2. डीपीएसपी क्या है और यह कहां है? पार्ट IV, आर्टिकल्स 36-51। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, भारतीय संविधान के पार्ट IV भाग 4 में आर्टिकल्स 36 से 51 के बीच दिए गए हैं। डीपीएसपी का सरल अर्थ है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। यह सरकार यानी स्टेट के लिए एक तरह की टू डू लिस्ट, करने योग्य कामों की सूची है, या आप इसे एक ब्लूप्रिंट, रूपरेखा भी कह सकते हैं। संविधान बनाने वालों ने सरकार को निर्देश दिए कि जब भी आप कोई नया लॉ, कानून या पॉलिसी, नीति बनाएं तो इन प्रिंसिपल सिद्धांतों को हमेशा याद रखें और इन्हें लागू करने की पूरी कोशिश करें। 3. डीपीएसपी की सबसे जरूरी बातें। क्यों डीपीएसपी एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, सकारात्मक कर्तव्य हैं? पॉजिटिव ऑब्लिगेशन का मतलब है कि ये सरकार को बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उदाहरण, डीपीएसपी कहता है कि सरकार को लोगों को काम देने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। ख. डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल, न्यायालय में लागू न होने योग्य हैं। यह सबसे जरूरी बात है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि अगर सरकार डीपीएसपी में लिखी किसी बात को लागू नहीं कर पाती है तो आप सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में जाकर ये नहीं कह सकते कि मुझे मेरा अधिकार दो। क्यों? क्योंकि जब संविधान बना तब हमारे देश के पास इतने पैसे और रिसोर्सेज, संसाधन नहीं थे कि वो सब कुछ तुरंत कर सके। इसलिए यह तय किया गया कि सरकार इन्हें धीरे धीरे देश की तरक्की के साथ साथ लागू करेगी। लेकिन ये क्यों जरूरी है? अगर कोई सरकार इन्हें अनदेखा करती है तो लोग चुनाव में उसे वोट नहीं देंगे। इसलिए डीपीएसपी सरकार पर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक जिम्मेदारी डालता है। 4. डीपीएसपी के प्रमुख प्रकार, 3 कैटेगरीज। डीपीएसपी में दिए गए निर्देशों को समझने की आसानी के लिए 3 बड़े समूहों में बांटा गया है।
ए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, समाजवादी सिद्धांत। इनका लक्ष्य समाज में बराबरी लाना और इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय देना है। डीपीएसपी का उद्देश्य सरल, संबंधित आर्टिकल। सरकार का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबको लिविंग वेज, इतना वेतन की अच्छी जिंदगी जी सकें, मिले। आर्टिकल 43 मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जिसमें सरकार हर काम के लिए कम से कम कितनी मजदूरी देनी है ये तय करती है। महिला और पुरुष को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन मिले। आर्टिकल 39 इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, समान पारिश्रमिक अधिनियम। बी गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधीवादी सिद्धांत। ये महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित हैं जो गांव के विकास और सादगी पर जोर देते थे। डीपीएसपी का उद्देश्य सरल, संबंधित आर्टिकल। सरकार का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, गांवों में विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत को ताकतवर बनाना। आर्टिकल 40 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने पंचायतों को बहुत ताकत दी। गांवों में छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग को बढ़ाना। आर्टिकल 43 खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए स्कीम्स, योजनाएं। सी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये आधुनिक सोच और अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के बारे में हैं। डीपीएसपी का उद्देश्य सरल, संबंधित आर्टिकल। सरकार का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, पूरे देश में एक जैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, समान नागरिक संहिता बनाने की कोशिश करना। शादी, तलाक, विरासत के एक जैसे नियम। आर्टिकल 44 भारत के केवल गोवा राज्य में अभी यूसीसी लागू है। ये पूरे देश के लिए सरकार का एक लक्ष्य है। जुडिशियरी, न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका यानी सरकार चलाने वाले लोग से अलग रखना। आर्टिकल 50 ये पक्का करता है कि जज आजादी से फैसला कर सकें और सरकार का उन पर कोई दबाव न हो। 5 अन्य विकल्पों से तुलना। हिस्सा फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। डीपीएसपी नीति निदेशक सिद्धांत। द प्रीएम्बल, प्रस्तावना। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। क्या बताता है? नागरिक की आजादी को बचाता है, सरकार को कल्याणकारी काम करने का रास्ता दिखाता है, संविधान के लक्ष्यों को बताता है, नागरिक की जिम्मेदारियां बताता है। मुख्य काम, इंडिविजुअल, व्यक्ति को सरकार से बचाता है। वेलफेयर स्टेट का मॉडल, डिफाइन, परिभाषित करता है। जस्टिस, न्याय और इक्वालिटी, समानता का गोल, लक्ष्य बताता है। नागरिक को देश के प्रति कर्तव्य याद दिलाता है। 6 डीपीएसपी का प्रभाव, अधिकार में बदलना। डीपीएसपी ने ही वेलफेयर स्टेट को हकीकत बनाया है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण है। पहले आर्टिकल 45 में बच्चों की एजुकेशन, शिक्षा डीपीएसपी में थी, यानी सरकार का लक्ष्य। जब देश ने तरक्की की तो सरकार ने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पास किया। इससे शिक्षा को फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, आर्टिकल 21A बना दिया गया। रिजल्ट, परिणाम, अब 6 से 14 साल के बच्चे के लिए एजुकेशन लेना उसका अधिकार है, जिसके लिए वो कोर्ट जा सकता है। इस तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ही वो मुख्य हिस्सा है जो बताता है कि इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य, किस तरह से एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम करेगा। ये सरकार के लिए एक रोड मैप रास्ता है जिसके बिना सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हासिल नहीं किया जा सकता। हाँ, मैं आपके लिए ये पूरी जानकारी सबसे सरल हिंदी में समझाता हूँ, जैसे कि आप एक छोटे बच्चे हैं और मैं आपका सबसे अच्छा शिक्षक हूँ। हम हर बात को बहुत गहराई से समझेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। भारत में कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की धारणा की व्याख्या। नमस्ते। आज हम सीखते हैं कि हमारा देश भारत एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट क्यों कहलाता है और ये विचार हमारे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मिलता है। कल्याणकारी राज्य क्या होता है? What is a welfare state? सोचिए, एक राजा या सरकार सिर्फ टैक्स लेने और लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि उसका सबसे जरूरी काम यह देखना है कि देश के हर नागरिक, सिटीजन का जीवन अच्छा और सुखी हो। कल्याणकारी राज्य का मतलब है सरकार ये पक्का करती है कि किसी को भूखा न सोना पड़े, इसे फूड सिक्योरिटी कहते हैं। सभी बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, बीमार होने पर सबको हेल्थ केयर मिले, गरीब और अमीर के बीच का फासला, डिफरेंस कम हो, बुढ़ापे में या बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट में सरकार लोगों की मदद करे। सरल शब्दों में ये एक ऐसा राज्य है जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और सबकी भलाई, वेलफेयर पर जोर देता है।
कल्याणकारी राज्य का विचार कहाँ मिलता है? आपका सवाल था कि यह विचार कहाँ मिलता है, और सही जवाब है डी, बोथ एंड ऑन सी। यानी यह विचार दो जगहों पर है। 1. संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 2. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी माइनस डीपीएसपी। 1. प्रस्तावना, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल हमारे संविधान की शुरुआत है, जैसे किसी भी किताब का इंट्रोडक्शन। ये बताता है कि हमारा देश क्या हासिल करना चाहता है। ये सबसे पहले कहता है कि हम भारत को संप्रभु, सोवरेन, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक और गणराज्य रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। समाजवादी, सोशलिस्ट, ये शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। सोशलिस्ट का मतलब है कि सरकार धन, वेल्थ को कुछ ही लोगों के हाथों में इकट्ठा नहीं होने देगी, बल्कि सबको बराबर लाभ पहुंचाने की कोशिश करेगी। यह कल्याणकारी राज्य का सबसे सीधा लक्ष्य, डायरेक्ट गोल है। न्याय, जस्टिस। प्रस्तावना 3 तरह के न्याय की बात करती है: सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। यहां पर सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस ही वेलफेयर स्टेट की नींव है। उदाहरण, सरकार इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय के लिए गरीबों को मुफ्त राशन देती है, जिससे सबको भोजन का हक मिल सके। ये भलाई का काम है। 2. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी माइनस डीपीएसपी। डीपीएसपी संविधान के पार्ट IV में कल्याणकारी राज्य का सबसे बड़ा आधार है। ये सरकार, राज्य और केंद्र दोनों के लिए लिखे गए दिशा निर्देश, गाइडलाइंस हैं, जो बताते हैं कि उन्हें अच्छे कानून कैसे बनाने चाहिए ताकि देश में वेलफेयर स्टेट बन सके। ये निर्देश सरकार को क्या करने को कहते हैं? अनुच्छेद आर्टिकल 38 ये तो साफ साफ कहता है कि राज्य लोगों के कल्याण, वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर सुरक्षित करेगा। यह डीपीएसपी का मूल उद्देश्य, कोर पर्पस है। उदाहरण, मान लीजिए एक पिता अपने बच्चे को एक टू डू लिस्ट देता है कि स्कूल से आकर ये काम करना और ये काम करना। डीपीएसपी भी सरकार के लिए वैसी ही टू डू लिस्ट है कि आपको ये काम करने चाहिए। अनुच्छेद आर्टिकल 39 सरकार को यह पक्का करना चाहिए कि सभी पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधन, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिले और समान काम के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिले। उदाहरण, मनरेगा, MGNREGA योजना, जिसमें ग्रामीण लोगों को काम दिया जाता है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी लाती है। ये सब इन्हीं डीपीएसपी को लागू करने के तरीके हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 41 सरकार को बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बुढ़ापे, ओल्ड एज और बीमारी, सिकनेस की स्थिति में लोगों को सार्वजनिक सहायता, पब्लिक असिस्टेंस देने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण, सरकार की पेंशन योजनाएं, पेंशन स्कीम्स और बीमा योजनाएं, इंश्योरेंस स्कीम्स इस आर्टिकल को जमीन पर उतारती हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 47 सरकार को लोगों के पोषण स्तर, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर उठाना चाहिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ में सुधार करना चाहिए। उदाहरण, मिड डे मील योजना बच्चों के पोषण को बढ़ाने का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। सबसे जरूरी बात, की डिफरेंस। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार वे चीजें हैं जो सरकार आपसे छीन नहीं सकती, लेकिन डीपीएसपी वे मॉरल ऑब्लिगेशंस, नैतिक दायित्व हैं जो सरकार को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए करने चाहिए। आप इन्हें लागू न करने पर कोर्ट नहीं जा सकते, पर सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इन्हें लागू करे। क्यों नहीं? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के पार्ट IVA में ये सरकार के लिए नहीं, बल्कि नागरिकों, सिटीजन्स के लिए कर्तव्य ड्यूटीज हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना या पर्यावरण की रक्षा करना। चूंकि सवाल सरकार के कर्तव्य, आइडिया ऑफ द स्टेट के बारे में है, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज इसका जवाब नहीं हो सकते। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। हमारा देश भारत एक कल्याणकारी राज्य है क्योंकि 1. प्रीएम्बल ने सोशलिस्ट शब्द और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस का लक्ष्य तय कर दिया। 2. डीपीएसपी ने सरकार को वो रास्ता और गाइडलाइंस दे दी जिन पर चलकर उस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसलिए आपका दिया गया जवाब ND, बोथ A एंड C बिल्कुल सही है। अब आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम स्पष्ट हो गए होंगे।
नमस्ते। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी को एकदम सरल हिंदी में समझते हैं, जैसे मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। मैं आपके दिए गए सभी टेक्स्ट्स और एक्सप्लेनेशंस को एक एक करके समझाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अवधारणाएं एकदम स्पष्ट हो जाएं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी का सरल स्पष्टीकरण। डीपीएसपी क्या है? व्हाट आर डीपीएसपीज? देखिए, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ये तय करता है कि सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फंडामेंटल राइट्स एफआरएस मौलिक अधिकार सरकार को बताते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, जैसे किसी की आजादी को रोकना नहीं है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी सरकार को ये बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए ताकि देश में सब कुछ अच्छा हो जाए। इन्हें आप सरकार के लिए पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस, सकारात्मक निर्देश मान सकते हैं। डीपीएसपी सीमाएं, लिमिटेशंस क्यों नहीं है? आपका सवाल था कि क्या डीपीएसपी सरकार के लेजिस्लेटिव फंक्शन, कानून बनाने का काम, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, कानून लागू करने का काम पर लिमिटेशन, सीमाएं लगाते हैं? जवाब है नहीं, और इसका कारण बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण है। 1. एनफोर्सेबल इन द कोर्ट नहीं है। डीपीएसपी के पीछे कोई कानूनी ताकत नहीं है। इसका मतलब है कि अगर सरकार किसी डीपीएसपी को लागू नहीं करती है तो आप कोर्ट, न्यायालय में जाकर जज से ये नहीं कह सकते कि जज साहब, सरकार ने डीपीएसपी को नहीं माना, आप सरकार को सजा दीजिए। चूंकि आप कोर्ट से इंप्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन के लिए फोर्स दबाव नहीं डलवा सकते, इसलिए इन्हें लिमिटेशंस नहीं माना जाता। 2. जस्टिसेबल राइट्स नहीं है। डीपीएसपी किसी व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा प्राप्त करने योग्य राइट्स, अधिकार नहीं देते। उदाहरण एग्जाम्पल, डीपीएसपी आर्टिकल 41 में कहा गया है कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए, जैसे बेरोजगारी या बीमारी में। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप कोर्ट जाकर ये डिमांड मांग नहीं कर सकते कि संविधान के आर्टिकल 41 के अनुसार मुझे अभी नौकरी या पैसा दो। यह एक डायरेक्शन, दिशा है, लीगल राइट, कानूनी अधिकार नहीं। यही कारण है कि डीपीएसपी सरकार की शक्ति को लिमिट, सीमित नहीं करते, बल्कि उसे गाइड, मार्गदर्शन करते हैं। डीपीएसपी का असली काम क्या है? द रियल रोल। आपके टेक्स्ट में डीपीएसपी को डायरेक्शन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया है। इसका मतलब यह है: 1. डायरेक्शन, दिशा। डीपीएसपी लेजिस्लेटिव, कानून बनाने वाली संस्था जैसे पार्लियामेंट, और एग्जीक्यूटिव, कानून लागू करने वाली संस्था जैसे गवर्नमेंट। दोनों को ये डायरेक्शन देते हैं कि देश को एक वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए उन्हें किस रास्ते पर चलना चाहिए। 2. इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का साधन। ये सरकार के लिए एक टू डू लिस्ट, करने योग्य कामों की सूची की तरह है। ये निर्देश देते हैं कि सरकार को सर्टन थिंग्स, कुछ चीजें करनी चाहिए, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना, ताकि सर्टन एंड्स, कुछ लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें, जैसे समाज में इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता लाना। सबसे उपयुक्त उदाहरण, द मोस्ट सूटेबल एग्जाम्पल, डीपीएसपी आर्टिकल 40 कहता है कि सरकार को विलेज पंचायत्स, गांव की पंचायतें बनानी चाहिए। ये सिर्फ एक डायरेक्शन था। बाद में सरकार ने 73rd अमेंडमेंट, 73वां संशोधन करके इसे मैंडेटरी, अनिवार्य बना दिया और कानून पास किया। यहां डीपीएसपी ने सरकार को लिमिट नहीं किया, बल्कि मोटिवेट, प्रेरित किया कि वो ये अच्छा काम करे। डीपीएसपी के बारे में अतिरिक्त और महत्वपूर्ण जानकारी, की फैक्ट्स। आपके कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर बनाने के लिए कुछ मुख्य बातें और जान लीजिए। 1. संविधान में जगह, लोकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट IV में आर्टिकल्स 36 to 51 के बीच दिए गए हैं। यह विचार आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। 2. उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। 3. डीपीएसपी बनाम एफआरएस, डिफरेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड एफआरएस। फीचर, विशेषता, फंडामेंटल राइट्स एफआरएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपीएस। नेचर, प्रकृति। नेगेटिव, नकारात्मक, सरकार को कुछ करने से रोकते हैं। पॉजिटिव, सकारात्मक, सरकार को कुछ करने के लिए कहते हैं। एनफोर्सेबिलिटी, लागू होने की शक्ति, एनफोर्सेबल, लागू किए जा सकते हैं, कोर्ट इन्हें लागू करवा सकता है। नॉट एनफोर्सेबल, लागू नहीं किए जा सकते, कोर्ट इन्हें लागू नहीं करवा सकता। 4. वास्तविक महत्व, रियल इंपॉर्टेंस। ये देश के गवर्नेंस, शासन के लिए फंडामेंटल, बुनियादी हैं। ये सरकार की मॉरल फोर्स, नैतिक शक्ति हैं। भले ही आप कोर्ट में न जा पाएं, लेकिन अगर सरकार डीपीएसपी को नजरअंदाज करती है तो लोग चुनाव में उन्हें सबक सिखा सकते हैं। ये सारा स्पष्टीकरण आपके दिए गए टेक्स्ट को पूरी तरह से कवर करता है और आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर बनाने के लिए इन डेप्थ, गहन जानकारी देता है।
नमस्ते। ये बहुत अच्छा है कि आप भारतीय संविधान के इन महत्वपूर्ण हिस्सों को और गहराई से समझना चाहते हैं। मैं आपकी मदद करूंगा और इस पूरी जानकारी को सबसे सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे मैं एक छोटे बच्चे को समझा रहा हूं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। भाग 1, संविधान के दो मुख्य आधार, 2 मेन पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान 2 बड़े खंभों पर टिका है। एक खंभा हमें सुरक्षा देता है और दूसरा खंभा सरकार को लक्ष्य देता है। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो पार्ट 3 में है। यह एक ढाल शील्ड की तरह है जो आपको सरकार की किसी भी गलत हरकत से बचाते हैं। ये बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती, जैसे जाति या धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकती। दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं, और ये पार्ट IV में है। ये सरकार की टू डू लिस्ट है। ये बताता है कि सरकार को देश को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे सबको नौकरी देने की कोशिश करनी चाहिए, अमीरी गरीबी का अंतर कम करना चाहिए। भाग 2, सबसे बड़ा अंतर, लागू करवाना, एनफोर्सेबिलिटी। अब इन दोनों में सबसे बड़ा और जरूरी अंतर यह है कि इन्हें लागू एनफोर्स कैसे करवाया जाता है। 1, फंडामेंटल राइट्स FRS जस्टिशिएबल, न्याय संगत हैं। मतलब अगर सरकार आपका कोई फंडामेंटल राइट तोड़ती है तो आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सरकार को रोके और आपके अधिकार को वापस दिलाए। उदाहरण, अगर पुलिस आपको बिना बताए गिरफ्तार कर लेती है तो ये आपके राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार का वायलेशन है। आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट तुरंत आदेश देगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, और अगर गिरफ्तारी गलत है तो आपको तुरंत रिहा किया जाएगा। इसे ही जस्टिशिएबल होना कहते हैं। 2, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स DPSPS नॉन जस्टिशिएबल, गैर न्याय संगत हैं। मतलब अगर सरकार DPSP में दिए गए लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाती तो आप कोर्ट जाकर सरकार पर दबाव नहीं डाल सकते कि वो कानून बनाए। उदाहरण, आर्टिकल 39C कहता है कि सरकार को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन का कुछ हाथों में जमा होना रोकना चाहिए। लेकिन अगर देश में अमीर बहुत अमीर हो रहे हैं और गरीब बहुत गरीब, तो आप कोर्ट में ये कहकर मुकदमा नहीं कर सकते कि सरकार आर्टिकल 39C को लागू नहीं कर रही है। लेकिन यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 37 साफ साफ कहता है कि भले ही इन्हें कोर्ट से लागू न किया जा सके, फिर भी ये गवर्नेंस शासन के लिए फंडामेंटल बुनियादी हैं। सरकार जब भी कोई नया लॉ, कानून या पॉलिसी नीति बनाएगी तो उसे DPSP को ध्यान में रखना ही होगा। यह सरकार की मॉरल ड्यूटी, नैतिक जिम्मेदारी है। भाग 3, धन का जमाव रोकना, स्टॉपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। आपका मुख्य सवाल आर्टिकल 39C से जुड़ा है। अब हम इसे और सरल एग्जाम्पल से समझते हैं। आर्टिकल 39C की बात। The state shall, in particular, direct its policy towards securing that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. सरल हिंदी, सरकार को ऐसे काम करने चाहिए कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम, अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके से वेल्थ, धन, पैसा और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री और मशीनें, सिर्फ कुछ अमीर लोगों के हाथों में जमा न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये कॉमन डेट्रीमेंट, आम जनता के लिए नुकसानदेह होगा। उदाहरण, मान लीजिए एक गांव में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास सारी जमीन और पानी का स्रोत है। वो व्यक्ति बाकी गांव वालों से जो चाहे करवा सकता है और उन्हें बहुत कम पैसे दे सकता है। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है। इसे रोकने के लिए सरकार क्या करती है? सबसे अच्छा उदाहरण, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रगतिशील कराधान। सरकार अमीर लोगों से ज्यादा परसेंटेज में टैक्स कर लेती है और गरीब लोगों से कम। जैसे जो महीने में 1 लाख रुपए कमाता है वो 10% टैक्स दे सकता है, लेकिन जो महीने में 1 करोड़ रुपए कमाता है वो 30% टैक्स दे सकता है। इससे अमीर लोगों का एक्स्ट्रा वेल्थ सरकार के पास आता है और वह उस पैसे को गरीबों के कल्याण, वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करती है। यह आर्टिकल 39C को पूरा करने का एक तरीका है। भाग 4, अन्य महत्वपूर्ण DPSP लक्ष्य, अदर इंपॉर्टेंट DPSP गोल्स। आइए आर्टिकल 39 के बाकी हिस्सों को भी जल्दी से समझ लेते हैं, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। A, लाइवलीहुड, आजीविका। लक्ष्य, हर नागरिक, चाहे वो मैन हो या विमेन, उन्हें जीने के लिए पर्याप्त साधन जैसे नौकरी या व्यवसाय मिले। सरल, मतलब सरकार को यह पक्का करना चाहिए कि किसी को भी गरीबी में जीने के लिए मजबूर न होना पड़े। D, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन। लक्ष्य, एक ही तरह के काम के लिए मेन और वीमेन को बराबर वेतन मिलना चाहिए। सरल, मतलब अगर एक महिला और एक पुरुष बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनकी तनख्वाह, सैलरी अलग नहीं हो सकती। इसे लागू करने के लिए सरकार ने इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 जैसा लॉ बनाया है। ऑफ ई, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण। लक्ष्य,
मजदूरों, बच्चों और कमजोर लोगों के स्वास्थ्य और ताकत का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सरल मतलब बच्चों को उनकी उम्र या ताकत के अनुपयुक्त काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह फंडामेंटल राइट्स हमें व्यक्तिगत आज़ादी देते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सरकार को सामाजिक और आर्थिक समानता लाने का रास्ता दिखाते हैं। ये दोनों मिलकर ही हमारे देश को एक सच्चा वेलफेयर स्टेट बनाते हैं। क्या आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन या लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार के बारे में और उदाहरणों के साथ जानना चाहेंगे? जरूर, मैं आपकी मदद करूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम स्पष्ट हो जाएं। हम भारतीय संविधान के इन महत्वपूर्ण हिस्सों को बहुत ही सरल हिंदी में सीखेंगे, जैसे मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नमस्ते छोटे दोस्त, क्या आप जानते हैं कि भारत को चलाने के लिए एक सबसे बड़ी और जरूरी रूल बुक नियमों की किताब है? इसे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस किताब के अलग अलग अध्याय, चैप्टर्स हैं। आइए हम उन्हीं अध्यायों को और करीब से जानते हैं। 1. द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ और उसका क्षेत्र। ये संविधान का पार्ट आई है। Original text. India, that is Bharat, is the union of states. एक्सप्लेनेशन, आसान शब्दों में इस नियम से देश का नाम पता चलता है, इंडिया या भारत। यह संविधान का आर्टिकल 1 है, जो कहता है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसका मतलब है कि भारत बहुत सारे राज्यों, स्टेट्स को मिलाकर बना है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि। इसे यूनियन इसलिए कहा गया है क्योंकि कोई भी राज्य अपनी मर्जी से भारत से अलग नहीं हो सकता। भारत को राज्यों ने मिलकर नहीं बनाया, बल्कि भारत यूनियन ने खुद को राज्यों में बांटा है। एग्जाम्पल, उदाहरण, मान लीजिए आपके पास लेगो ब्लॉक्स, खिलौने के ब्लॉक का एक बड़ा मजबूत घर है। ये घर इंडिया है। आपने उस घर को अलग अलग कमरों, राज्यों में बांट दिया है। आप कमरों को फिर से मिला सकते हैं या उनकी सीमा, बाउंड्री बदल सकते हैं, लेकिन कोई भी कमरा ये कहकर घर छोड़कर नहीं जा सकता कि मैं अब अलग हो रहा हूं। 2. फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये संविधान का पार्ट 3 है। Original text. Abolition of titles. एक्सप्लेनेशन, आसान शब्दों में यह नियम आपको समानता, इक्वालिटी दिलाता है। यह फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का हिस्सा है और इसे आर्टिकल 18 कहते हैं। इसका मतलब है कि सरकार किसी को भी राजा, या नवाब जैसे विशेष नाम, स्पेशल टाइटल्स नहीं दे सकती, जिससे वे बाकी लोगों से बड़े या अलग दिखें। संविधान कहता है कि कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, स्कूल में सभी बच्चे एक जैसे होते हैं,
कोई भी बच्चा क्लास का महाराजा या क्लास की महारानी नहीं बन सकता। हाँ, अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो आपको डॉक्टर की एकेडमिक उपाधि मिल सकती है, या अगर आप सेना में बहादुरी दिखाते हैं तो जनरल की मिलिट्री उपाधि मिल सकती है। ये अलाउड हैं क्योंकि ये मेहनत मेरिट से कमाई गई हैं, जन्म से नहीं। भारत रत्न जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी टाइटल्स नहीं माने जाते। 3. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ये संविधान का पार्ट IV है। Original text. Organization of village panchayats. एक्सप्लेनेशन, आसान शब्दों में ये संविधान की सरकार के लिए सलाह है। इसे DPSP कहते हैं। यह आर्टिकल 40 में लिखा है। ये सरकार को बताता है कि देश को बेहतर और खुशहाल बनाने के लिए उसे क्या कोशिश करनी चाहिए। यह अनिवार्य मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सरकार को इन्हें ध्यान में रखना पड़ता है। ये सलाह देती है कि गांवों में पंचायतें बनाई जाएं। पंचायतें गांव की छोटी सरकारें होती हैं जो गांव के फैसले खुद ले सकती हैं। 1993 में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक संशोधन आया, जिसने इस सलाह को एक जरूरी कानून बना दिया ताकि हर राज्य में पंचायतें बने। एग्जाम्पल, उदाहरण, मान लीजिए आपके माता पिता ने आपको एक विश लिस्ट, इच्छा सूची दी है। उन्होंने कहा है कि बेटा बेटी अगर हो सके तो रोज सुबह जल्दी उठना और जरूरतमंद की मदद करना। ये DPSP है, अच्छी सलाह, लेकिन आपको सजा नहीं मिलेगी अगर आप कभी देर से उठे। पंचायतें भी ऐसी ही एक अच्छी सलाह थी जिसे बाद में कानून से जरूरी बना दिया गया। 4. फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ये संविधान का पार्ट IV है। Original text. To provide the opportunities for education to the child/ward between 6 to 14 year of age. एक्सप्लेनेशन, आसान शब्दों में, अगर देश आपको राइट्स अधिकार देता है तो आपके भी देश के प्रति कुछ ड्यूटीज कर्तव्य होते हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है जिसे 1976 में जोड़ा गया था। यह विशेष कर्तव्य आर्टिकल 51A ऑफ K कहता है कि हर माता पिता, पेरेंट या गार्डियन अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा एजुकेशन प्राप्त करने का मौका दें। इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य, ये नियम 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। इसी समय सरकार ने आर्टिकल 21A जोड़कर शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार भी बना दिया। इसका मतलब है कि सरकार का कर्तव्य है कि वो स्कूल बनाए और माता पिता का कर्तव्य है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें। दोनों मिलकर काम करते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आपको स्कूल की वर्दी यूनिफॉर्म मिली है, राइट माइनस अधिकार, तो आपका भी ड्यूटी कर्तव्य है कि आप उसे साफ सुथरा रखें। सरकार ने शिक्षा का अधिकार दिया और माता पिता को बच्चे को स्कूल भेजने का कर्तव्य दिया। मुझे उम्मीद है कि ये सरल और विस्तृत स्पष्टीकरण आपके सभी कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। क्या आप 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में और जानना चाहेंगे? नमस्ते, मुझे खुशी है कि आप भारतीय संविधान के इन जरूरी आर्टिकल्स को सबसे सरल हिंदी में समझना चाहते हैं। मैं आपकी मदद करूंगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएं। IDPSP, निर्देश देने वाले जरूरी सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये आर्टिकल्स कहां से आए हैं। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारतीय संविधान के भाग IV पार्ट IV में है, आर्टिकल 36 से 51 तक। DPSP क्या है? इसे आप भारत सरकार के लिए एक जरूरी सलाह या मार्गदर्शक सूची, गाइडिंग लिस्ट मान सकते हैं।
जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बनाने वालों ने सोचा कि सरकार को सिर्फ पुलिसिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि लोगों की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाना है। कल्याणकारी राज्य वो होता है जो अपने नागरिकों को काम, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं देने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। सबसे बड़ी बात, द बिग डिफरेंस, ये डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल हैं। इसका मतलब है कि अगर सरकार इन सलाहों को तुरंत लागू नहीं करती है तो आप कोर्ट यानी न्यायालय में जाकर ये नहीं कह सकते कि सरकार ने नियम तोड़ा है इसलिए उसे लागू करो। संविधान कहता है कि सरकार इन लक्ष्यों को अपनी आर्थिक क्षमता, इकोनॉमिक कैपेसिटी के अनुसार ही प्राप्त करेगी। लेकिन हाँ, आर्टिकल 37 कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन, गवर्नेंस में मौलिक, फंडामेंटल हैं, यानी कोई भी कानून बनाते समय सरकार को इन्हें ध्यान में रखना ही पड़ता है। 4 जरूरी आर्टिकल्स का गहरा स्पष्टीकरण, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब हम उन 4 विशिष्ट आर्टिकल्स को देखते हैं जिनके बारे में आपने पूछा था। आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। मूल पाठ, ओरिजिनल टेक्स्ट, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों, यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। सरल अर्थ, ये आर्टिकल सरकार को कहता है कि गांव के स्तर पर छोटे छोटे स्व सरकारी निकाय, सेल्फ गवर्निंग बॉडीज बनाओ, जिन्हें ग्राम पंचायत कहते हैं। महात्मा गांधी का सपना था कि शक्ति सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिए। इसे ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी यानी जमीनी स्तर का लोकतंत्र कहते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण, द ट्रांसफॉर्मेशन। सरकार ने इस सलाह को मानते हुए 1992 में 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया। परिणाम, इस कानून ने पंचायतों को संविधान का एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया और पूरे देश में त्रिस्तरीय प्रणाली, 3 टियर सिस्टम लागू कर दी, गांव स्तर, ब्लॉक, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर। उदाहरण, आपके गांव में जो ग्राम प्रधान या सरपंच का चुनाव होता है, और जो ग्राम सभा गांव के विकास के काम जैसे सड़क या हैंडपंप का फैसला करती है, वो सीधे आर्टिकल 40 को लागू करने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आर्टिकल 41, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। मूल पाठ, ओरिजिनल टेक्स्ट, राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता, डिसेबलमेंट की दशाओं में सार्वजनिक सहायता, पब्लिक असिस्टेंस पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा। सरल अर्थ, ये आर्टिकल सरकार से कहता है कि अपनी हैसियत, आर्थिक क्षमता के हिसाब से लोगों के लिए 3 चीजों का इंतजाम करो, काम, वर्क, शिक्षा, एजुकेशन, और जब कोई खुद की मदद न कर पाए, जैसे बुढ़ापे, बीमारी या बेरोजगारी में, तो उसे मदद, पब्लिक असिस्टेंस दो। यह एक समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। सबसे बड़ा उदाहरण, द बेस्ट एग्जाम्पल, काम के लिए राइट टू वर्क, MGNREGA, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह कानून ग्रामीण परिवारों को साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार, वेज एम्प्लॉयमेंट देने की गारंटी देता है। यह आर्टिकल 41 के काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के लिए प्रभावी उपबंध का सबसे सीधा और सफल उदाहरण है। सार्वजनिक सहायता के लिए पब्लिक असिस्टेंस, सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन, ओल्ड एज पेंशन और विकलांगता भत्ता, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स इसी आर्टिकल के निर्देश पर आधारित हैं। यह उन लोगों को एक सुरक्षा जाल, सेफ्टी नेट प्रदान करता है जो काम नहीं कर सकते। आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड -UCC। मूल पाठ, ओरिजिनल टेक्स्ट, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। सरल अर्थ, ये आर्टिकल सरकार से कहता है कि आप कोशिश कीजिए कि पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, निजी मामलों, पर्सनल मैटर से जुड़े कानून एक जैसे हों। यह एक उदार बौद्धिक सिद्धांत, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। गहराई से समझें, नागरिक कानून, सिविल लॉज क्या हैं? ये कानून शादी, तलाक, डिवोर्स, विरासत, इनहेरिटेंस, संपत्ति का बंटवारा और गोद लेने, अडॉप्शन जैसे निजी पारिवारिक मामलों को नियंत्रित करते हैं। वर्तमान स्थिति, अभी हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लिए उनके अपने पर्सनल लॉज हैं, जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम और मुसलमानों के लिए शरीयत पर आधारित कानून। UCC का लक्ष्य, समान नागरिक संहिता का मतलब होगा कि शादी करने या संपत्ति विरासत में पाने का कानून सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म को देखे बिना बिल्कुल एक ही होगा।
इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन और पुरुषों महिलाओं के बीच लैंगिक न्याय, जेंडर जस्टिस को बढ़ावा देना है। अपवाद: गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पहले से ही यूसीसी लागू है। यह कानून पुर्तगाली शासन के समय से चला आ रहा है। डी आर्टिकल 48, कृषि और पशुपालन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। मूल पाठ, ओरिजिनल टेक्स्ट। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों, मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स के आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध, स्लॉटर का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन करने के लिए कदम उठाएगा। सरल अर्थ, ये आर्टिकल सरकार को 2 काम करने को कहता है। 1. खेती को बेहतर बनाना। कृषि और पशुपालन को पुराने तरीकों के बजाय मॉडर्न और साइंटिफिक तरीके से व्यवस्थित करो। 2. मवेशियों की रक्षा। गायों और अन्य उपयोगी पशुओं जो दूध देते हैं -मिल्च कैटल और जो बोझ उठाते हैं या हल खींचते हैं -ड्राफ्ट कैटल की नस्लों को बचाओ और उन्हें बेहतर बनाओ और उनके वध पर रोक, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर लगाने के लिए कदम उठाओ। सबसे बड़ा उदाहरण, द बेस्ट एग्जाम्पल्स। खेती के लिए सरकार जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चलाती है, किसानों को नए टेक्नोलॉजी और बेहतर बीजों के बारे में बताती है, या सिंचाई, इरिगेशन के लिए नए साधन उपलब्ध कराती है। ये सब आर्टिकल 48 के आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों के तहत ही आते हैं। पशु संरक्षण के लिए राज्यों द्वारा पशु चिकित्सालय, वेटरनरी हॉस्पिटल्स खोलना, उन्नत नस्ल के पशुओं को पालने के लिए योजनाएं चलाना और कई राज्यों में गोहत्या निषेध कानून, काउ स्लॉटर प्रोहिबिशन लॉज लागू करना सीधे इस आर्टिकल का पालन है। ये सारी जानकारी सबसे सरल हिंदी में है और मुझे उम्मीद है कि ये बेहतरीन उदाहरण आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम स्पष्ट कर चुके होंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन डीपीएसपी के किसी भी हिस्से को और ज्यादा सरल उदाहरणों के साथ समझाऊं? नमस्ते। जरूर, मैं आपकी पूरी बात को सबसे आसान हिंदी में समझाता हूं, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को समझा रहा हूं। हम आपके दिए गए हर एक शब्द और वाक्य को लेंगे और उसे क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। MGNREGA और संविधान का सरल हिंदी अनुवाद। 1. दावा असर्शन -A और कारण रीजन -R। जो 2 बातें आपने दी हैं उन्हें दावा असर्शन और कारण रीजन कहते हैं। दावा A इस MGNREGA एक पात्र परिवार एलिजिबल हाउस होल्ड के कम से कम एक सदस्य को साल में न्यूनतम 100 दिनों के लिए रोजगार एम्प्लॉयमेंट प्रदान कर रहा है। सरल अर्थ, ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू। भारत में एक बहुत बड़ा सरकारी कानून है जिसका नाम MGNREGA है। ये कानून ये गारंटी देता है कि अगर कोई परिवार गांव में रहता है और काम मांगता है तो परिवार के एक बड़े सदस्य को एक साल में कम से कम 100 दिन का काम जरूर मिलेगा। ये एक सुरक्षा कवच जैसा है ताकि गांव के लोगों को कमाई का एक पक्का जरिया मिल सके। कारण R, रोजगार का अधिकार, राइट टू एम्प्लॉयमेंट संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 पार्ट 3 में शामिल है। सरल अर्थ, यह बात गलत है, फॉल्सी। हमारा संविधान भारत का सबसे बड़ा नियम कानून है। इसमें कई भाग पार्ट्स हैं। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं। ये वो अधिकार हैं जिन्हें अगर कोई छीन ले तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं।
रोजगार का अधिकार, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, इस भाग 3 में नहीं है। ये असल में भाग IV में है, जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी माइनस DPSP कहते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। पहला दावा A सही है। दूसरा कारण R गलत है। इसलिए सही जवाब होगा A सही है लेकिन R गलत है। 2. आपके द्वारा दिए गए पाठ की शब्द दर शब्द व्याख्या, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपके दिए गए हर वाक्य को बहुत ध्यान से समझाता हूं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MGNREGA एक इंडियन लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी मेजर है जिसका लक्ष्य राइट टू वर्क की गारंटी देना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA ये इस कानून का पूरा नाम है। यह कानून पूरे राष्ट्र नेशनल के लिए है और ग्रामीण रूरल यानी गांव के लोगों के लिए है। यह काम की गारंटी देता है। इंडियन लेबर लॉ ये भारत का श्रमिक कानून है जो काम करने वालों के लिए नियम बनाता है। सोशल सिक्योरिटी मेजर यह एक तरह का सामाजिक सुरक्षा उपाय है। इसका मतलब है कि सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुश्किल समय में सहारा देती है ताकि वे भूखे न रहें। राइट टू वर्क, काम का अधिकार, इस कानून का सबसे बड़ा लक्ष्य गांव के लोगों को काम का अधिकार पक्का करना है। जैसे आपको स्कूल जाने का अधिकार है, वैसे ही काम पाने का भी अधिकार पक्का किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों रूरल एरियाज में आजीविका सुरक्षा, लाइवलीहुड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना है, जिसके लिए यह एक वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर में हर उस परिवार को कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करता है जिसके वयस्क सदस्य अडल्ट मेंबर स्वयंसेवकों वॉलंटियर के रूप में अकुशल शारीरिक श्रम अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए तैयार होते हैं। आजीविका सुरक्षा, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, इसका मतलब है कि लोगों की रोटी रोजी पक्की हो जाए। उन्हें पता हो कि पूरे साल में कुछ पैसा जरूर मिलेगा ताकि वे अपना जीवन चला सकें। ग्रामीण क्षेत्रों रूरल एरियाज, यह स्कीम सिर्फ गांवों के लिए है। वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर भारत में यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय होता है। ये 100 दिनों की गारंटी इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए है। वयस्क सदस्य अडल्ट मेंबर यानी परिवार का वो सदस्य जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है। स्वयंसेवकों वॉलंटियर के रूप में, मतलब काम किसी पर थोपा नहीं जाता बल्कि जो लोग खुद काम मांगते हैं उन्हें ही दिया जाता है। अकुशल शारीरिक श्रम अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, ये ऐसा काम होता है जिसके लिए कोई खास स्किल कौशल की जरूरत नहीं होती, जैसे कि सड़क खोदना, तालाब बनाना, मिट्टी डालना आदि। यह एक्ट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी माइनस DPSP का पालन करना चाहता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP का पालन ये सबसे जरूरी बात है। DPSP हमारे संविधान के भाग IV पार्ट IV में है। ये सरकार के लिए गाइडलाइन यानी दिशा निर्देश हैं कि देश को कैसा बनाना चाहिए। आर्टिकल 41 आर्टिकल 41 में लिखा है कि सरकार को राइट टू वर्क दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। चूंकि MGNREGA एक कानून बनाकर लोगों को काम दे रहा है, इसलिए ये सीधे तौर पर DPSP का पालन कर रहा है, न कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स माइनस पार्ट 3 का। 3. अतिरिक्त ज्ञान आपको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज टू मेक यू द बेस्ट। उदाहरण एग्जाम्पल। कल्पना कीजिए कि राजू नाम का एक व्यक्ति गांव में रहता है। 1. राजू अपने ग्राम पंचायत में जाकर काम मांगता है और अपना जॉब कार्ड बनवाता है। 2. MGNREGA के तहत सरकार को 15 दिनों के अंदर राजू को काम देना ही पड़ेगा। 3. अगर सरकार 15 दिनों के अंदर काम नहीं दे पाती है तो राजू को बेरोजगारी भत्ता अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बिना काम किए ही पैसे मिलेंगे। ये इस कानून की गारंटी की ताकत है। अपडेटेड तथ्य, अपडेटेड फैक्ट्स। पैसों का सीधा लेन देन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माइनस DBT, राजू की मजदूरी का पैसा किसी बिचौलिए मिडिलमैन के हाथ में नहीं जाता बल्कि सीधे उसके बैंक अकाउंट में जाता है। इससे चोरी रुकती है। महिला शक्ति, वुमेन पावर, इस काम में कम से कम 1/3 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन बहुत बार महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं। इससे महिलाओं को पहली बार अपनी कमाई पर पूरा अधिकार मिला है और गांव में उनकी आवाज मजबूत हुई है। इस तरह MGNREGA केवल एक रोजगार योजना नहीं है, बल्कि ये गांव के लोगों के लिए गरिमा, डिग्निटी और सुरक्षा सिक्योरिटी का एक कानूनी अधिकार है जो हमारे संविधान की भावनाओं को पूरा करता है। अब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो गए हैं।
जरूर, मैं आपके लिए इस पूरी जानकारी को सबसे सरल हिंदी भाषा में समझाऊंगा, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को समझा रहा हूं। हम हर बात को विस्तार से और बिल्कुल सही तरीके से जानेंगे, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। संविधान के आर्टिकल 43A की सरल हिंदी में व्याख्या। 1. सवाल और जवाब क्या है? द कोर क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहले आपने जो सवाल पूछा था वो ये था, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के कौन से आर्टिकल नियम में ये प्रोविजन प्रावधान है कि वर्कर्स मजदूरों को इंडस्ट्री उद्योग के मैनेजमेंट प्रबंधन में पार्टिसिपेशन हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? इसका सही जवाब है आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43A। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जरूरी तथ्य है। इसका मतलब है कि हमारे देश की सबसे बड़ी रूल बुक नियम किताब में वर्कर्स को सम्मान देने और उन्हें इंडस्ट्री चलाने के डिसीजंस फैसलों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। 2. आर्टिकल 43A का पूरा मतलब, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट IV भाग 4 में आता है। इस भाग को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहते हैं। DPSP क्या है? आप DPSP को भारत सरकार के लिए अचीव दीज गोल्स, इन लक्ष्यों को हासिल करो, वाली एक सूची मान सकते हैं। यह मैंडेटरी लॉ, अनिवार्य कानून नहीं है जिसके लिए आप कोर्ट न्यायालय जा सकें, लेकिन यह सरकार को गाइडिंग लाइट, मार्गदर्शक प्रकाश दिखाता है कि उसे सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण के लिए काम करना चाहिए। आर्टिकल 43A का लक्ष्य। इस आर्टिकल का मुख्य लक्ष्य है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, औद्योगिक लोकतंत्र लाना। इसका मतलब है कि जैसे देश चलाने में जनता की आवाज सुनी जाती है, वैसे ही इंडस्ट्री चलाने में वर्कर्स की आवाज भी सुनी जाए। 3. सरकार का कर्तव्य, द स्टेट्स ड्यूटी। आर्टिकल 43A साफ साफ कहता है कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स, राज्य कदम उठाएगा, बाय सूटेबल लेजिस्लेशन, उपयुक्त कानून बनाकर, और इन एनी अदर वे, या किसी भी अन्य तरीके से, to secure the participation of workers in the management of undertaking, establishment or other organization engaged in any industry, किसी भी उद्योग में लगे, अंडरटेकिंग, एस्टैब्लिशमेंट या अन्य ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में वर्कर्स की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। सरल हिंदी। इसका मतलब है कि भारत की गवर्नमेंट सरकार को वर्कर्स को मैनेजमेंट में शामिल करने के लिए एफर्ट, प्रयास करना ही पड़ेगा। उदाहरण, लेजिस्लेशन द्वारा मान लीजिए सरकार एक नया लॉ, कानून बनाती है। यह कानून कहता है सभी बड़ी फैक्ट्रीज, कारखानों को एक जॉइंट काउंसिल, संयुक्त परिषद बनानी होगी। इस काउंसिल में आधे लोग मैनेजमेंट से होंगे और आधे लोग वर्कर्स में से चुने जाएंगे। ये एक सूटेबल लेजिस्लेशन है। उदाहरण, एनी अदर वे द्वारा सरकार पब्लिक सेक्टर, सरकारी कंपनियों को निर्देश दे सकती है कि वे वर्कर्स को ट्रेनिंग दें ताकि वे मैनेजमेंट के फैसलों को बेहतर ढंग से समझ सकें। 4. 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यह नियम आर्टिकल 43A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से नहीं था। इसे 1976 में एक बहुत बड़े बदलाव द्वारा जोड़ा गया था, जिसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कहते हैं। महत्व। 1976 में यह प्रोविजन जोड़कर सरकार ने यह दिखाया कि वो इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय को कितना इंपॉर्टेंट, जरूरी मानती है। यह अमेंडमेंट इतना बड़ा था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 5. अन्य संबंधित आर्टिकल्स की व्याख्या। आपके प्रश्न में जो अन्य आर्टिकल्स दिए गए थे वे भी DPSP का हिस्सा हैं और वर्कर्स के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका फोकस, केंद्र अलग है। आर्टिकल, फोकस, केंद्र बिंदु। सरल हिंदी में मतलब, आर्टिकल 43, लिविंग वेज और डिसेंट लाइफ। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वर्कर्स को लिविंग वेज, इतना वेतन कि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें और काम करने की अच्छी कंडीशंस, स्थितियां मिलें। आर्टिकल 45, एजुकेशन, शिक्षा। सरकार को 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रयास करना चाहिए। आर्टिकल 47, पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य। सरकार को लोगों के न्यूट्रिशन लेवल, पोषण स्तर और पब्लिक हेल्थ, जनता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। निष्कर्ष, जहां आर्टिकल 43 वर्कर्स की जेब और लाइफ जीवन के बारे में है, वहीं आर्टिकल 43A विशेष रूप से उनके वॉइस इन मैनेजमेंट में उनकी आवाज के बारे में है। यह आर्टिकल 43A का डीप डिटेल है। इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि देश के विकास में वर्कर्स सिर्फ काम करने वाले नहीं हैं, बल्कि वे डिसीजन मेकर्स, निर्णय लेने वाले भी हैं।
नमस्ते। आपका सीखने का उत्साह बहुत शानदार है। मैं आपको भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस महत्वपूर्ण विषय को हिंदी में सबसे सरल और विस्तार से समझाता हूं, जैसे आप पहली बार कोई नई कहानी सुन रहे हैं। हम एक एक शब्द और विचार को इतनी गहराई से समझेंगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। भारतीय संविधान और डीपीएसपी का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डीपीएसपी। देखिए, हमारा भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देश को चलाने की सबसे बड़ी रूल बुक है। इसमें एक हिस्सा है जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी कहते हैं। यह संविधान के पार्ट IV में है। आप डीपीएसपी को सरकार, गवर्नमेंट के लिए दिए गए कुछ निर्देश, इंस्ट्रक्शन समझिए। ये निर्देश सरकार को बताते हैं कि जब वो कोई नया कानून, लॉ या नीति पॉलिसी बनाए तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा देश एक न्यायपूर्ण, जस्ट, समान, इक्वल और खुशहाल, प्रॉस्परस जगह बन सके। डीपीएसपी का मुख्य लक्ष्य सामाजिक, सोशल और आर्थिक लोकतंत्र, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्थापित करना है। इसका मतलब है कि सिर्फ वोट देने की आज़ादी ही नहीं, बल्कि दौलत और अवसर, अपॉर्चुनिटीज भी सबके बीच बराबरी से बांटे जाने चाहिए। 42nd Amendment 1976, मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े बदलाव की, जिसे 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन कहते हैं। ये 1976 में हुआ था। इसे इतना बड़ा माना जाता है कि इसे मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस संशोधन ने संविधान में बहुत कुछ बदला और इसने डीपीएसपी की सूची में 4 नए निर्देश, 4 न्यू डायरेक्टिव्स भी जोड़े। इन नए निर्देशों का मकसद था गरीब और कमजोर लोगों की मदद करना और पर्यावरण, एनवायरनमेंट की रक्षा करना। सवाल और जवाब की पूरी व्याख्या, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। आपका मूल प्रश्न था, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल 42nd अमेंडमेंट के द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में नहीं जोड़ा गया था? इसका मतलब है कि आपको वो चीज ढूंढनी है जो 42nd अमेंडमेंट 1976 से पहले से ही संविधान में मौजूद थी। 1. यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC, आर्टिकल 44। सही उत्तर, द करेक्ट आंसर। ओरिजिनल टेक्स्ट आंस। C. In the above options, except Uniform Civil Code, Article 44, all were added by the 42nd Amendment of the Constitution. Simple meaning, Uniform Civil Code, UCC का हिंदी में मतलब है समान नागरिक संहिता। यह निर्देश आर्टिकल 44 में दिया गया है। यह सरकार को कहता है कि उसे पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा सिविल कानून, सिविल लॉ बनाने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे उनका धर्म, रिलीजन कोई भी हो। टेक्निकल डिटेल, सिविल कानून का मतलब होता है शादी, मैरिज, तलाक, डिवोर्स, विरासत, इनहेरिटेंस और गोद लेना, अडॉप्शन जैसे निजी मामलों से जुड़े कानून। अभी ये कानून अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल, अगर UCC लागू हो जाता है तो देश के हर नागरिक के लिए तलाक लेने के नियम एक जैसे होंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो। निष्कर्ष, कंक्लूजन, सबसे जरूरी बात यह है कि आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड मूल संविधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी 1950 में जब संविधान लागू हुआ तभी से मौजूद था। इसलिए ये 42nd अमेंडमेंट द्वारा नहीं जोड़ा गया था। यही कारण है कि ये आपका सही उत्तर है। 2. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, आर्टिकल 39F, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ओरिजिनल टेक्स्ट आर्टिकल 39F, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। सिंपल मीनिंग, ये निर्देश सरकार को बच्चों और युवा लोगों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन के बारे में है। द गोल, सरकार को यह पक्का करना चाहिए कि बच्चों को स्वस्थ, हेल्थी तरीके से आज़ादी, फ्रीडम और सम्मान, डिग्निटी के माहौल में बड़े होने के लिए पूरे अवसर, अपॉर्चुनिटीज मिलें। सरकार को उन्हें शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, गलत काम करवाना या उनका फायदा उठाना और नैतिक, मॉरल या भौतिक, मटीरियल रूप से छोड़े जाने से बचाना चाहिए। उदाहरण, एग्जाम्पल, सरकार ने जो बाल श्रम कानून, चाइल्ड लेबर लॉज बनाए हैं, जो बच्चों को कारखानों या खतरनाक जगहों पर काम करने से रोकते हैं, वो इसी डीपीएसपी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। 3. इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ओरिजिनल टेक्स्ट आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। सिंपल मीनिंग, यह निर्देश कहता है कि न्याय, जस्टिस सबके लिए बराबर होना चाहिए। द प्रॉब्लम, अक्सर गरीब लोग वकील, लॉयर की फीस नहीं दे पाते और इसलिए उन्हें सही न्याय नहीं मिल पाता। द सोल्यूशन, यह निर्देश सरकार को कहता है कि वो ऐसे गरीब नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड दे। इसका मतलब है कि सरकार को मुफ्त में वकील और कानूनी सेवाएं देनी होंगी ताकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ गरीबी के कारण न्याय से वंचित न रहे। उदाहरण, एग्जाम्पल, भारत में NALSA, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जैसी संस्थाएं बनाई गई हैं जो गरीबों को मुफ्त वकील देती हैं। ये कदम सीधे सीधे इसी आर्टिकल 39A को लागू करता है। 4.
पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट आर्टिकल 43A 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ओरिजिनल टेक्स्ट आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। सिंपल मीनिंग, यह निर्देश सरकार को कहता है कि वो ऐसे कदम उठाए जिससे कर्मचारियों वर्कर्स को कारखानों या कंपनियों इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में हिस्सा लेने का मौका मिले। द गोल, इसका उद्देश्य कर्मचारियों को सम्मान देना और उन्हें यह एहसास कराना है कि वे कंपनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जब बड़े फैसले लिए जाते हैं तो कर्मचारियों की बात भी सुनी जानी चाहिए। उदाहरण एग्जाम्पल, कई बड़ी कंपनियों में वर्कर्स कमिटीज बनाई जाती हैं जहां कंपनी के प्रबंधन के साथ साथ कर्मचारी भी बैठते हैं और कंपनी को बेहतर बनाने के बारे में बात करते हैं। यह इसी सिद्धांत पर आधारित है। 42वें संशोधन का चौथा एडिशन, द फोर्थ एडिशन। आपको बेहतरीन बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 42nd अमेंडमेंट ने एक और बहुत महत्वपूर्ण डीपीएसपी जोड़ा था। Article 48A, Protection of Environment and Wildlife. सिंपल मीनिंग, यह सरकार को निर्देश देता है कि वो पर्यावरण एनवायरनमेंट की रक्षा करे और उसमें सुधार लाए। साथ ही जंगलों फॉरेस्ट्स और वन्य जीवन वाइल्ड लाइफ को भी सुरक्षित रखे। उदाहरण एग्जाम्पल, सरकार ने जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए हैं या राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स और वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बनाए हैं, वे सभी इसी निर्देश का पालन करते हैं। अब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से साफ हो जाने चाहिए। आपको पता है कि आर्टिकल 44 क्यों सही उत्तर है और बाकी के तीनों 39A, 43A, 39F और आर्टिकल 48A क्यों 42nd अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए थे। क्या आप अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के बीच का अंतर जानना चाहेंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? जरूर, मैं आपके लिए ये पूरी जानकारी सबसे आसान हिंदी में समझाता हूं, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं जो सब कुछ सीखना चाहते हैं। हम सभी तकनीकी शब्दों टेक्निकल वर्ड्स को केवल इंग्लिश में ही रखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट सिद्धांत बिल्कुल साफ हो जाएं। आए संविधान की 3 मुख्य बातें, 3 मेन पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा देश भारत एक बड़ी रूल बुक नियम पुस्तिका से चलता है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कहते हैं। इस रूल बुक में 3 बहुत जरूरी हिस्से हैं। 1. फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। ये वो नियम हैं जो सरकार को जरूरी हैं कि वो माने। ये हर नागरिक की बेसिक फ्रीडम्स बुनियादी आज़ादी हैं। इन्हें सरकार आपसे नहीं छीन सकती। 2. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। ये सरकार के लिए एक तरह की गाइडलाइंस मार्गदर्शन है। सरकार को इन बातों को ध्यान में रखकर ही देश के लिए अच्छे लॉज कानून बनाने चाहिए ताकि देश एक वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य बन सके। 3. फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य। ये वो बातें हैं जो देश के हर नागरिक को एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनने के लिए करनी चाहिए। 2. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP क्या हैं? DPSP को समझने के लिए आप कल्पना कीजिए कि ये सरकार की टू डू लिस्ट करने लायक कामों की सूची है। A. मतलब और उद्देश्य मीनिंग एंड पर्पस। DPSP का मतलब है सरकार के लिए ऐसे गाइडलाइंस जो उसे एक फेयर, निष्पक्ष और गुड प्लेस अच्छी जगह बनाने के लिए रास्ता दिखाते हैं। इनका गोल लक्ष्य है देश में सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस सामाजिक और आर्थिक न्याय लाना, यानी हर इंसान को समाज में बराबरी मिले और सबको कमाने का मौका मिले। सबसे जरूरी बात, DPSP को नॉन जस्टिसेबल न्यायिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर सरकार किसी DPSP को लागू नहीं करती तो आप कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि सरकार ने नियम तोड़ दिया, इसे सजा दो। ये सिर्फ एक मॉरल गाइड, नैतिक मार्गदर्शन है। B. सवाल का जवाब दी आंसर। आपके सवाल का जवाब है D. फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ये अब DPSP नहीं रहा क्योंकि इसे अपग्रेड बेहतर करके फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार बना दिया गया है। 3. चारों सिद्धांतों का गहरा विवरण
इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ द 4 प्रिंसिपल्स। आइए उन चारों बातों को समझते हैं जिनके बारे में आपने पूछा था और जो संविधान के अलग अलग आर्टिकल्स अनुच्छेद में लिखी हैं। 1. A. Intoxicating drinks पर रोक. Prohibition of the consumption of intoxicating drinks. आर्टिकल 47 कहता है कि सरकार को लोगों की पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए सरकार को उन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, नशीले पेय और ड्रग्स, दवाओं, नशीले पदार्थों को रोकना चाहिए जो सेहत के लिए बहुत खराब हैं। उदाहरण, जब बिहार या गुजरात जैसे राज्य शराब पर पूरी तरह से रोक लगा देते हैं तो वे आर्टिकल 47 में दिए गए इस डीपीएसपी को लागू कर रहे होते हैं। स्टेटस, स्थिति, ये अभी भी डीपीएसपी है। 2. बी. काउ प्रोटेक्शन, गौरक्षा। आर्टिकल 48 सरकार को निर्देश देता है कि वह एग्रीकल्चर, खेती और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन को मॉडर्न, आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से व्यवस्थित करे। खास तौर पर यह कहता है कि सरकार को काउज, गायों, काव्स, बछड़ों और अन्य उपयोगी ड्राफ्ट कैटल, बोझ ढोने वाले पशु को काटने, स्लॉटर से रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। उदाहरण, कई राज्यों में गायों को बचाने के लिए जो सख्त लॉज, कानून बनाए गए हैं वे इसी आर्टिकल 48 से प्रेरणा लेते हैं। स्टेटस, स्थिति, ये अभी भी डीपीएसपी है। 3. ओनसी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण की सुरक्षा। आर्टिकल 48A इसे बाद में जोड़ा गया था। सरकार को निर्देश देता है कि वो देश के एनवायरनमेंट, पर्यावरण को प्रोटेक्ट, बचाए और इंप्रूव, सुधारे। इसके अलावा सरकार को देश के फॉरेस्ट्स, जंगलों और वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों की सुरक्षा भी करनी चाहिए। उदाहरण, भारत में पोल्यूशन, प्रदूषण रोकने के लिए बने सभी नियम और जंगल बचाने के लिए बने लॉज इसी डीपीएसपी का नतीजा हैं। स्टेटस, स्थिति, ये अभी भी डीपीएसपी है। 4. D. Free education to children up to the age of 14. ये सबसे बड़ा बदलाव है। 2002 से पहले आर्टिकल 45 में ये नियम एक डीपीएसपी था। यह सरकार के लिए नाइस आइडिया, अच्छा विचार था कि 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। 2002 के बाद 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सरकार ने एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट संशोधन किया। अपग्रेड, 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा को आर्टिकल 21A में डालकर एक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार बना दिया गया। मतलब क्या हुआ? अब ये सिर्फ डीपीएसपी नहीं है, अब ये एक लीगल रिक्वायरमेंट, कानूनी जरूरत है। हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए और अगर उसे शिक्षा नहीं मिलती है तो उसके लिए कानूनी रास्ता अपनाया जा सकता है। उदाहरण, राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट 2009 इसी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A को लागू करने के लिए बनाया गया था। यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले। स्टेटस, स्थिति, ये अब डीपीएसपी नहीं है। आईवी शिक्षा के नियम में बदलाव, द बिग चेंज इन एजुकेशन लॉ। 86th अमेंडमेंट ने शिक्षा के नियमों में 3 बड़े बदलाव किए जिसने आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर कर दिया। 1. नया फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21A, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को मैंडेटरी राइट, अनिवार्य अधिकार बना दिया गया। 2. डीपीएसपी, आर्टिकल 45 में बदलाव। आर्टिकल 45 में अब कहा गया कि सरकार को 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, शुरुआती बचपन की देखभाल और शिक्षा जैसे आंगनवाड़ी देनी चाहिए। ध्यान दें, ये 0 से 6 साल के बच्चों के लिए डीपीएसपी ही रहा। 3. फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 51 AOK में जुड़ाव। माता पिता, पेरेंट्स और गार्डियंस, अभिभावकों के लिए ये ड्यूटी, कर्तव्य बन गया कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें और शिक्षा के अवसर प्रदान करें। फाइनल कंक्लूजन, क्योंकि 14 साल तक के बच्चों की फ्री एजुकेशन अब फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A है, इसलिए ये डीपीएसपी की सूची से बाहर निकल गया है। यही कारण है कि FD सही उत्तर है। ये जानकारी सबसे सरल हिंदी में आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर देगी। क्या आप फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच का अंतर जानना चाहेंगे?